बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर ऑफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस कोर्स के तीसरे हिस्से पे हैं हम आजकल। इम्प्लीमेंटिंग एडवांस्ड प्लानिंग सिस्टम्स। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, let's have a summary of the last lecture. Supply chain management aims at improving competitiveness of the supply chain as a whole. Supply chain management competitiveness improve करने का aim रखती है supply chain as a whole, पूरे supply chain का, by integrating organizational units को integrate करके with the supply chain and by coordinating material, information and financial flows in order to fulfill customer demands. Coordinate करके material, information, financial flows customer demands को fulfill करने के लिए. Supply chain management projects range from functional improvements on the IT level to large scale change programs. सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स रेंज करते हैं फंक्शनल इम्प्रूवमेंट्स ऑन द आईटी लेवल से लेकर लार्ज स्केल प्रोग्राम्स तक. द सप्लाई चेन इवेल्युएशन इज स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एरियाज ऑफ द सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन. सप्लाई चेन इवेल्युएशन स्ट्रक्चर की जाती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एरियाज ऑफ द सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, आईटी फंक्शन, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड कंपेटिटर्स. कुछ पैराग्राफ्स डिस्कस किए इसके अंदर that have to be clarified with the various functional entities in an organizational before entering an APS implementation project. इसमें एक फिगर 15.3 showed the structure of a supply chain evaluation. तो एक डिटेल में एक स्ट्रक्चर was explained. तो आज हम लोग we are going to start chapter 15, definition of a supply chain project. स्टार्ट तो वी डिड इट इन द लास्ट क्लास. आज हम लोग इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. लेआउट कुछ ऐसे होगा. विल स्टार्ट फ्रॉम सप्लाई चेन पोटेंशियल एनालिसिस. सप्लाई चेन के पोटेंशियल एनालिसिस से हम लोग शुरू करेंगे. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे. फिर रिटर्न ऑन एसेट्स पे बात करेंगे. एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी पे बात करेंगे. डिमांड फ्लक्चुएशन पे बात करेंगे. एक्सेस एक्सपेंसेस और कॉस्ट पे बात करेंगे. एक्सेस एसेट्स पे बात करेंगे. प्रोजेक्ट रोड मैप पे बात करेंगे. एनेबलर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वैल्यू नेटवर्क पे बात करेंगे. सो सप्लाई चेन पोटेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स फ्रॉम द सप्लाई चेन इवेल्युएशन एंड द एनालिसिस ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटेजी, पोटेंशियल इंप्रूवमेंट एरियाज आर आइडेंटिफाइड. सप्लाई चेन इवेल्युएशन और बिजनेस स्ट्रेटेजी के एनालिसिस से पोटेंशियल इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं एंड द इनिशियल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफाइंड. और प्रोजेक्ट का इनिशियल स्कोप भी डिफाइन होता है. टू अचीव द इंप्रूवमेंट्स एंड रिलेटेड बेनिफिट्स, स्पेसिफिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड. इंप्रूवमेंट्स अचीव करने के लिए और रिलेटेड बेनिफिट्स जो कि स्पेसिफिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रेलिवेंट हो के कॉन्सेप्ट से अप्लाई किए जाते हैं. एंड टू बी मॉडल्स फॉर एन एपीएस इम्प्लीमेंटेशन, और टू बी मॉडल्स जो हैं एपीएस इम्प्लीमेंटेशन के वो डिजाइन होते हैं. टू बी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड. टू बी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसमें शामिल है प्रोसेसेस, जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दीज प्रोसेसेस. फिर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स आर द पार्ट ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल, कोलैबोरेशन मोड विद सप्लाई चेन पार्टनर्स. देन थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. प्रोडक्शन का फिजिकल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. आईटी सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम एपीएस एंड अदर आईटी सिस्टम्स टू सपोर्ट द इंटेंडेड टू बी मॉडल्स. एपीएस से सपोर्ट और दूसरे आईटी सिस्टम्स जो कि सपोर्ट करते हैं इंटेंडेड
2B मॉडल्स को. The design of the 2B supply chain management concepts and the required APS functionality to support these concepts must, even in this early phase, be mapped against the capability of the organizations participating in the supply chain and the project. कहते हैं जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ द 2B सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और रिक्वायर्ड APS फंक्शनैलिटी, इसको सपोर्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स मस्ट इवन इन दिस अर्ली फेज, इस अर्ली फेज में भी मैप होने चाहिए इसकी कैपेबिलिटी के अगेंस्ट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग सप्लाई चेन और प्रोजेक्ट नजर आती हो. एज विलकॉक्स एट ऑल 2001 ऑब्जर्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई बिजनेस इनिशिएटिव्स, जैसे इसने ऑब्जर्व किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई बिजनेस इनिशिएटिव, पीपल आर एट द हार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन. लोग स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन के हार्ट पे हैं. An essential part of the planning process is a detailed analysis of the current capabilities of the available resources. एक अहम हिस्सा प्लानिंग प्रोसेस का एक डिटेल्ड एनालिसिस है करंट कैपेबिलिटीज का इन अवेलेबल रिसोर्सेज में. An assessment of the skills and competencies necessary to deliver and implement in a world where change is continuous and where the contribution of the IT department is measured as much by its intellectual capital as by the reliability of its system. एक assessment of the skills and competencies, skills और competencies की assessment जो कि ज़रूरी है डिलीवर और इम्प्लीमेंट करने के लिए दुनिया में जहाँ पर चेंज कॉन्टिन्यूस हो और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ IT डिपार्टमेंट मेजर किया जा सके बाय द इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज बाय द रिलायबिलिटी ऑफ इट सिस्टम, इस सिस्टम की रिलायबिलिटी के साथ. द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल मस्ट बी असेस्ड ऑन 2 लेवल्स. लोगों की कैपेबिलिटी 2 लेवल्स पर असेस होनी चाहिए, ऑन द प्रोजेक्ट लेवल एंड ऑन द ऑपरेशनल लेवल. प्रोजेक्ट लेवल पर और ऑपरेशनल लेवल पर. ऑन द प्रोजेक्ट लेवल द क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड. प्रोजेक्ट लेवल पर यह सवाल लाजमी आंसर होना चाहिए. Do we have the right people and skills to improve business by applying supply chain management concepts? क्या हमारे पास right people मौजूद हैं और skills कि हम business को improve कर सकें supply chain management concepts apply करके? On the operational level, the question is, are our employees capable of operating the new system and work according to the new processes in their daily work? ऑपरेशनल लेवल के ऊपर सवाल यह है कि क्या हमारे एम्प्लॉयज़ केपेबल हैं कि ऑपरेट कर सकें नए सिस्टम के अंदर और वर्क अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोसेसेस और नए प्रोसेसेस के थ्रू काम कर सकें इन देयर डेली वर्क, अपने रोज़मर्रा के काम में. बोथ क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड पॉजिटिवली बिफोर एडवांसिंग विद द प्रोजेक्ट. दोनों सवालों को पॉजिटिवली आंसर होना चाहिए प्रोजेक्ट्स में एडवांसिंग से पहले. The supply chain management concepts that can be applied to improve business performance are described in detail in part 1. Supply chain management concepts जो हैं इनको अप्लाई किया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस परफॉर्मेंस को, जिसको डिटेल में पार्ट 1 में बताया गया. The APS modules to support these concepts are described in part 2 of this book. APS modules ये सपोर्ट करने के लिए concepts उनको पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया. In this chapter we focus on the benefits that can be created from supply chain management in an industrial organization. इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे उन फवायद की तरफ जो कि क्रिएट किए जा सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉलोइंग Goldratt and Fox 1986. The goal of an industrial organization or supply chain is to be profitable and to improve earnings. No doubts. Goldratt और Fox के मुताबिक एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या सप्लाई चेन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिटेबल होना या अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव करना. डिफाइंड एज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, जिसको हम डिफाइन करते हैं
सबसे पहले रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है. दैट इज प्रॉफिट एंड इंप्रूव्ड अर्निंग्स. फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैन बी मेजर्ड इन 3 ways. 3 हिस्सों में 3 तरीकों से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मेजर किए जा सकते हैं. नेट प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ मेकिंग मनी. एक तो नेट प्रॉफिट है जो कि एक एब्सोल्यूट मेजर है मनी मेकिंग के लिए. However, if we know that a company earns $20 million a year, we cannot tell whether this is a good or a bad performance. लेकिन अगर हमें कोई ये कहे कि कंपनी $20 million अर्न कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा अर्न कर रही है या बुरा अर्न कर रही है, या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या कि बुरी है. As the performance of a company depends on the money that has been invested in the business. चूंकि परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपने कितना पैसा लगाया. अगर मैं 100 मिलियन लगाकर 20 मिलियन अर्न कर रहा हूं तो इट वुड बी डिफरेंट. अगर मैं 200 मिलियन लगाकर 20 मिलियन अर्न कर रहा हूं तो इसका इम्पैक्ट वुड बी डिफरेंट. इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे के ऊपर हम लोग कितना अर्न करने जा रहे हैं. इन द बिजनेस एनवायरमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd millennium, the performance of a business relative to the invested capital is in the focus of managers and shareholders. एक business environment 3rd millennium के शुरू में performance of a business उसके invested capital से relevant ज़्यादा focus है, focal area है managers का और shareholders का. In other words, 3rd millennium के आगाज़ पर business के जो shareholders और managers हैं, they are more focusing on the earning with respect to their invested capitals. The term shareholder value is ubiquitous. Term shareholder value जो है, this is ubiquitous. The return on capital employed, ROCE, is a measure of the returns that a company is realizing from its capital. Return on capital employed ये एक ऐसा measure है जो बताता है कि कंपनी ने कितना रिटर्न लिया, अपने रियलाइज किया अपने कैपिटल के ऊपर. और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? वो कैपिटल जो हम लोगों ने लॉन्ग रन के लिए लिया हुआ होता है. लॉन्ग रन के लिए हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं जिसे हम लोग शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म डेट जो कि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ली हुई हो, चाहे वो डिबेंचर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो बॉन्ड्स की फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक से ली हुई हो. अगर लॉन्ग टर्म है तो देट वुड बी द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल हमेशा हमारा लॉन्ग टर्म होता है. इन दोनों के ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर जो हम अर्न करते हैं उस रेशियो को रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं. ROCE is calculated as profit before interest and tax divided by the difference between the total assets and current liabilities. तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. और आपके टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है? अगर आप लोग थोड़ा सा देखिए, आपके जो टोटल एसेट्स होते हैं, टोटल एसेट्स दीज आर इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो अब अगर मैं इसमें से करंट लायबिलिटीज को निकाल दूं, क्योंकि कहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो पीछे क्या बचा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी. और यही बात हम लोग अभी कर रहे थे कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है. अब इन दोनों पे रिटर्न हमें क्या आता है? इन दोनों पे रिटर्न, चूंकि हम लोग इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होल्डर्स को देते हैं, और ऑफ कोर्स हम लोग जो प्रॉफिट है वो ऑफ कोर्स ओवरऑल कंपनी का होता है, तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेकर उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देते हैं. तो हमारे पास क्या बचता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो द रिजल्टिंग रेशियो represents the efficiency with which capital is being utilized to generate revenue. ये रिजल्टिंग रेशियो हमें बताती है
कि क्या एफिशिएंसी रही उस कैपिटल की जो हमने इस्तेमाल करके उस पे रेवेन्यू जनरेट किया है. इन्वेस्टर्स वर्ड 2014. द इन्वेस्टेड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स. जो इन्वेस्टेड कैपिटल है ये कई कंपोनेंट्स पे बेस करता है. फॉर एग्जांपल कैश, रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड liabilities. अब कैश, रिसीवेबल्स और इन्वेंटरीज these are current assets. Property, building and equipment these are fixed assets. और liabilities तो of course. Supply chain management concepts mainly affect the assets. Supply chain management concepts जो हैं ये mainly assets को affect करते हैं. Not the financial components of the invested capital like debts and equity. ये assets को affect करते हैं, आपके financial components को affect नहीं करते जिसमें debt और equity शामिल है. That is why, from a supply chain management perspective, the return on assets is often used as relative business performance measure instead of the ROAS. इसलिए supply chain management perspective से जो return on asset है is often used as a relative business performance. इसको as a measure of relative business performance इस्तेमाल किया जाता है. चूंकि financial aspects के ऊपर इनका कोई वो नहीं है इसलिए total assets को ही ले लेते हैं measure instead of the return on capital employed. इसलिए return on asset लेते हैं, return on capital employed नहीं लेते. The third measurement of the financial performance of a business is the cash flow. तीसरा और बहुत important measure cash flow है. Cash flow equals cash receipts minus cash payments. Cash flow किसके equal होता है? Cash receipts minus cash payments over a given period of time. एक given period of time में आपने कितनी कैश रिसीट्स ली और कितनी पेमेंट्स ली, इनका डिफरेंस जो है आपका नेट कैश फ्लो कहलाता है. और इक्विवेलेंटली नेट प्रॉफिट प्लस अमाउंट्स चार्ज ऑफ फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन. और इक्विवेलेंटली इसमें नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन. क्यों कि प्रॉफिट में और कैश फ्लो में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के तहत. और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, आपने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट. जितने भी एक्सपेंसेस किए, चाहे वो कैश में किए या नहीं किए, वो आपके पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है. बट आपका जो कैश फ्लो है वो प्योर कैश पे बेस करता है. तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट के अंदर जरूरी नहीं कि प्रॉफिट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश. इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं. इसलिए हम लोग नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन को ऐड बैक किए देते हैं. तो कैश फ्लो इज रादर अ शॉर्ट टर्म मेजर ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ देन अ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंडिकेटर. कैश फ्लो एक छोटा मेजर ऑफ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ है देन अ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंडिकेटर. लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है. अगर आप लोग देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे होता है, आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं तो यू गेट रिटर्न ऑन एसेट्स. अब डिमांड प्लान एंड प्रोडक्शन प्लान नॉट सिंक्रोनाइज्ड, production plan and purchasing plan not synchronized, production plan and capacity plan non synchronized. जब ये तीनों जो सिंक्रोनाइज नहीं है ये मिलते हैं तो इनफीजिबल प्लान की तरफ आते हैं. इनफीजिबल प्लान लेट रीसिंक्रोनाइजेशन की तरफ आता है और इनफीजिबल प्लान दोनों इफेक्ट करता है बैक ऑर्डर्स, लॉस सेल्स और पुअर यूजेज ऑफ कैपेबिलिटीज को. ये बैक ऑर्डर्स, लॉस सेल रेवेन्यू पे इफेक्ट करती है और जो आपकी पुअर यूजेज ऑफ कैपेसिटीज है ये आपके एक्सपेंसेस पर और एसेट्स के ऊपर इफेक्ट करती है. इसका मतलब है कि अगर ये तीनों प्लान्स जो कि सिंक्रोनाइज नहीं है तो ये इनफीजिबल प्लान जनरेट करेंगे. इनफीजिबल प्लान ये दो किस्म की लॉस सेल और पुअर यूजेज ऑफ कैपेबिलिटीज पे इंपैक्ट करेगा. ये दोनों आपके रेवेन्यू पे भी, एक्सपेंसेस पे भी और एसेट्स पे भी इंपैक्ट करेंगे. और अगर ये तीनों चीजें इंपैक्ट होंगी तो अल्टीमेट आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है दैट वुड बी इफेक्टेड. फिर आपका डिमांड प्लान एंड प्रोडक्शन प्लान नॉट सिंक्रोनाइज्ड प्लस अगर आपका प्रोडक्शन प्लान और जो आपका परचेजिंग प्लान है सिर्फ ये दो अगर सिंक्रोनाइज ना हो तो इनका इंपैक्ट होता है अननेसेसरी प्रोडक्शन और परचेज के ऊपर. अभी जो आपकी अननेसेसरी प्रोडक्शन एंड परचेज है इसका इंपैक्ट आपकी एक्सेस इन्वेंट्री पे होता है. एक्सेस इन्वेंट्री का इंपैक्ट आपके एक्सपेंसेस पे होता है और एसेट्स के ऊपर होता है. और अगर ये एसेट्स
और एक्सपेंसेस दोनों पे इंपैक्ट हो रहा है, तो जो अल्टीमेटली आपका रिटर्न ऑन एसेट्स की तरफ आएगा, तो रिटर्न ऑन एसेट्स स्टिल वुड नॉट बी रिलायबल। फिर जब आपके इनफिजिबल प्लान्स लेट सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, तो लेट सिंक्रोनाइजेशन आपके क्वालिटी इश्यूज, प्रीमियम परचेसिंग कॉस्ट और प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। इन तीन चीजों पे इंपैक्ट करते हैं। ये तीनों चीजें क्वालिटी इश्यूज एक्सपेंसेस पे इंपैक्ट करती हैं, प्रीमियम परचेसिंग कॉस्ट भी एक्सपेंसेस पे इंपैक्ट करती हैं, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इस पर एक्सपेंसेस पे इंपैक्ट करती हैं। आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, एसेट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका रिटर्न ऑन एसेट वुड बी इंपैक्टेड। तो इसका मतलब है ये ओवरऑल जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आपके सप्लाई चेन के अंदर जो जो आप लोग अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, उन प्लान्स में जरा सा अगर फॉल्ट आया तो आपके वो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर इंपैक्ट करेगा। And if your financial performance indicators are not going good, of course you will not be able to get appreciation from the higher management. In the following, we focus on the return on assets as the bottom line performance measure. तो हम फोकस करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर एज अ बॉटम लाइन परफॉर्मेंस मेजर। अ कॉमन डेफिनेशन फॉर द रिटर्न ऑन एसेट इज एज फॉलोज। इन्वेस्टर वर्ड्स 2014 की डेफिनेशन है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। और अर्निंग्स कैसे लेते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस डिवाइडेड बाय एसेट्स। Revenue is all the money the customers pay for the offered products and services. Revenue वो सारा पैसा होता है जो कस्टमर पे करता है फॉर ऑफर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। Cost of sales, also called cost of goods sold, equals the cost of purchasing raw materials and manufacturing finished products. इस तरीके से आपका जो रेवेन्यू है वो सारी मनी जो कि कस्टमर पे करता है आपको फॉर द ऑफर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपने कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बेची, उससे जो भी पैसा आया दैट इज रेवेन्यू। एंड कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। इनके ऊपर जो भी पैसा लगता है वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस राइजिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा यूज हो रहा होता है। एसेट्स इंक्लूड ऑल इक्विपमेंट एंड मटीरियल that is involved in turning inventory into sale. Assets आपके वो तमाम इक्विपमेंट या मटेरियल होता है जिसमें आप अपने मटेरियल को या इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रहे होते हैं सेल के अंदर। ऑफ कोर्स अपने एसेट्स की बेसिस पे ही आपके पास एक ऑफ कोर्स शोरूम होगा, आपकी बिल्डिंग होगी, उसमें आप लोगों ने कुछ शानदार काम किया होगा जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होगा, तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री इनटू द सेल। ऑन अ बैलेंस शीट एसेट्स आर इक्वल टू the sum of liabilities, common stock, preferred stock and retained earnings. बैलेंस शीट पे एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, या एसेट्स को हमने कहां से फाइनेंस किया हुआ होता है? ये लायबिलिटीज की तरफ से, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लायबिलिटीज होती हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग से। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द बेनिफिट्स फ्रॉम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, we have to analyze how revenue, cost and expenses and assets can be improved by SCM concepts. अगर हम evaluate करना चाहते हैं supply chain management के benefits को, तो हमें evaluate करना होगा, हमें analyze करना होगा revenue को, cost और expenses को और assets को, जिनको हम improve कर सकते हैं supply chain management concepts के through। ये फिगर 15.5 एग्जाम्पल्स देती है कि हम कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लानिंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं या इनके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर। एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी। लेट अस इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ पुअर प्लानिंग कैपेबिलिटीज ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स बाय मीन्स ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स अज्यूम, या हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि पुअर प्लानिंग कैपेबिलिटीज कैसे रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 15.6 शोज अ सप्लाई चेन विद सप्लायर्स। ये फिगर शो करती है एक सप्लाई चेन सप्लायर्स के साथ, फैक्ट्रीज के साथ, नेशनल एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के साथ एंड कस्टमर्स के साथ। For example, let us assume that in one factory,
a machine goes down and due to the service required the machine will be up again in 1 week. फर्ज करते हैं कि एक फैक्ट्री में मशीन रुक जाती है और इसकी चूंकि इसको सर्विस रिक्वायर है, तो सर्विस रिक्वायरमेंट की वजह से मशीन की मेंटेनेंस कराते हैं और ये दोबारा 1 हफ्ते में काम करना शुरू हो जाती है. An ERP system would adapt the schedule of that machine. ERP system adapt करेगा इस मशीन के schedule को accordingly and move out all manufacturing orders that are impacted by the change. और move out करेगा तमाम manufacturing orders को जो कि impact हुए हैं इस change की वजह से. But what is the impact of the downtime of that machine? लेकिन इस downtime of that machine का impact क्या हुआ on the return on assets of the complete supply chain? इस मशीन के रुकने से रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर सप्लाई चेन के अंदर क्या इम्पैक्ट हुआ? In order to answer that question, the new situation has to be propagated upstream and downstream. इसका जवाब देने के लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट की जाती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में. अपस्ट्रीम, ड्यू टू द मशीन डाउन टाइम of 1 week, manufacturing orders have been moved out and the required raw material will be consumed later. इस मशीन के डाउन टाइम की वजह से 1 हफ्ता मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स जो हैं ये मूव आउट हो गए और रॉ मटेरियल जो है ये अब 1 हफ्ता लेट कंज्यूम होगा. द सप्लायर कैन पैक दिस मटेरियल पोटेंशियली टू अदर कस्टमर्स फैक्ट्रीज एंड दस मेक रेवेन्यू एल्सवेयर. सप्लायर एक तो ये काम कर सकता है कि वो अपना मटेरियल किसी और को दे दे और वहां से अपनी रेवेन्यू ले ले. डाउनस्ट्रीम, द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिसीविंग द फिनिश गुड्स 1 week later may run into a stock out situation. आपका जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो कि फिनिश गुड्स आपसे रिसीव करेगा 1 हफ्ते बाद, वो स्टॉक आउट सिचुएशन में भी जा सकता है. If the supply that is now delayed is required to fulfill all customer orders, अगर सप्लाई जो कि अब डिले हो गई ये रिक्वायर्ड है फुलफिल करने के लिए तमाम कस्टमर ऑर्डर्स को ऑन टाइम, this would reduce revenue and increase inventory and expenses. ये रेवेन्यू को डिक्रीज कर देगा और इन्वेंट्री को इंक्रीज करेगा और इसके एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज करेगा. तो हम अगर इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का मुशाहिदा करें तो अपस्ट्रीम के अंदर तो एक सादा सा सोल्यूशन नजर आता है कि सप्लायर कहीं और जाके मटेरियल बेचे और वहां से ऑफ कोर्स अपना रेवेन्यू कमा ले. दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपस्ट्रीम में तो सप्लायर आता है ना, अब डाउनस्ट्रीम में आपका डिस्ट्रीब्यूटर आता है. डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपकी मशीन रुक गई, आप अपनी प्रोडक्शन जनरेट नहीं कर पा रहे, तो जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप उसको सप्लाई कहां से करेंगे? अगर आप सप्लाई नहीं कर सके तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. आउट ऑफ स्टॉक होगा तो कस्टमर आएगा, उसको चीज नहीं मिलेगी. ऐसी सिचुएशन में एक बैड नेम तो क्रिएट होगा ही होगा. इसके पैरेलल आपका रेवेन्यू भी डिक्रीज करेगा, आपकी अपनी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, मटेरियल को अब स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करेंगे तो उसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी. तो ऐसी सिचुएशन में दोनों चीजें इंपैक्ट होंगी. ये इंपैक्ट होंगी तो अल्टीमेटली आपका रिटर्न ऑन एसेट भी इंपैक्ट होगा. Planning scenario. In order to assess whether the plan at the National Distribution Center can be re-optimized, assess करने के लिए कि क्या प्लान नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर री-ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, a planning scenario is created. Planning scenario क्रिएट किया जाता है to check whether the National Distribution Center may receive the short material from an alternate factory. एक प्लानिंग सिनेरियो क्रिएट किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिसीव कर सकता है शॉर्ट मटेरियल एक ऑल्टरनेट फैक्ट्री से. दिस पोटेंशियली कैन हेल्प टू शिप द ऑर्डर्स इन टाइम. ये पोटेंशियली हेल्प करेगा शिप करने के लिए ऑर्डर्स को इन टाइम, बाय दैट सिक्योरिंग रेवेन्यू. उसके साथ आप रेवेन्यू भी सिक्योर कर सकते हैं. दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स that the performance of a supply chain is to a large extent influenced by external disturbances and external variability. ये एग्जाम्पल बताती है कि परफॉर्मेंस एक सप्लाई चेन की लार्जली इन्फ्लुएंस हो सकती है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस की वजह से और एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी की वजह से. Thus, in order to assess the potential benefits of supply chain management concepts, इसलिए अगर हम असेस करना चाहते हैं पोटेंशियल बेनिफिट्स को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के एंड एन एपीएस इंप्लीमेंटेशन और एपीएस इंप्लीमेंटेशन के, फोकस शुड बी लेड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स
on the return on asset components. तो हमें फोकस अपना लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी जो कि रिटर्न ऑन एसेट कंपोनेंट्स पे इफेक्ट करते हैं, जिसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स शामिल हैं. इसका मतलब है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर नजर आए तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी जहन में रखना पड़ेगा जो कि ROA को इफेक्ट कर सकते हैं. It is interesting to note that the transaction systems like enterprise resource planning systems, SAP, R3, PeopleSoft, etc. focus rather on the internal processes than on the external factors. It is highly interesting to note कि transaction systems जिसमें ERP systems, SAP, PeopleSoft शामिल हैं, ये focus करते हैं rather on internal processes than on the external factors. ये external focus पे focus करते हैं जो कि ROA पर influence कर रहे हैं. For example, the MRP and production planning modules of an ERP system help to create an initial production schedule. मिसाल के तौर पर आपका MRP और प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल्स जो हैं ERP सिस्टम के, ये आपको हेल्प करते हैं एक इनिशियल प्रोडक्शन स्केड्यूल क्रिएट करने के लिए. दैट इज ऑफन नॉट फीजिबल, जो कि हमेशा फीजिबल नहीं होता. एंड सपोर्ट द ट्रैकिंग ऑफ द मटेरियल फ्लो, और मटेरियल फ्लो की ट्रैकिंग में हेल्प आउट करता है ऑन द शॉप फ्लोर, बट दे डू नॉट प्रोवाइड सिमुलेशन कैपेबिलिटीज. लेकिन ये सिमुलेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते. एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन फंक्शंस टू क्विकली रिएक्ट टू एक्सटर्नल चेंजेस, और प्रॉब्लम रेजोल्यूशन फंक्शंस भी नहीं देते जो कि क्विकली रिएक्ट कर सके एक्सटर्नल चेंजेस के ऊपर. इन द फॉलोइंग वी डिस्कस एग्जांपल्स इलस्ट्रेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन डिमांड, एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड एसेट्स. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि इफेक्ट करती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, डिमांड, एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड एसेट्स के ऊपर. तो यहां पे अगर आप देखिए एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी 15.6, देयर इज कस्टमर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, देन देयर इज नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फैक्ट्री है, फिर सप्लायर है. यहां से सप्लायर से ऑफ कोर्स फैक्ट्री को चीजें मिल रही हैं, फैक्ट्री से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रही हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रही हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक जा रही हैं. अब ये मशीन 4711 इज डाउन विल बी अप अगेन इन 1 वीक. अगर हम इस मशीन की बात करें जो कि डाउन है यहां पर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मशीन जो कि डाउन है 1 हफ्ते तक, तो यहां से जो माल इसका इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जा रहा था वो नहीं जाएगा, इनको नहीं जाएगा तो कस्टमर्स तक भी नहीं जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में तो ये आपका जो है वो ओवरऑल सिस्टम इफेक्ट करेगा. अदरवाइज अगर आपने प्रॉपर्ली प्रोपेगेट किया हो तो फिर यहां पर इशू नहीं होगा. अब एज फार एज एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी इज कंसर्न, तो देयर आर डिमांड फ्लक्चुएशंस जिसमें इन्वॉल्व होती हैं प्रमोशंस, कंपटीशन, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट फेज आउट, जो कि इंपैक्ट करती हैं रेवेन्यू के ऊपर. फिर एक्सेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस जिसमें प्रीमियम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वेजेस हैं, एडिशनल मशीन सेटअप्स हैं, ये इंपैक्ट करते हैं आपके कॉस्ट और एक्सपेंसेस के ऊपर. डिवाइडेड बाय एसेट्स, ये आप लोगों को रिटर्न ऑन एसेट देता है. और एसेट्स क्या है? एक्सेस एसेट्स, एक्सेस इन्वेंट्री, एक्सेस कैपेसिटी. तो ये आपके इंपैक्ट करते हैं इन तमाम चीजों के ऊपर और आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो इफेक्ट होता है. Demand fluctuations. The impact of external factors on the revenue is obvious as sales are generated by external customers. External factors का impact revenue के ऊपर obvious है क्योंकि sales generate होती हैं external customers से. However, there are some specific situations in which it is particularly difficult to predict sales quantities. लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां पर यह पर्टिकुलरली मुश्किल हो जाता है सेल्स क्वांटिटीज को प्रेडिक्ट करना. प्रमोशनल एक्शंस, रिड्यूस प्रमोशनल प्राइसेस, स्पेशल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एटसेट्रा मे क्रिएट हायर एडिशनल डिमांड देन प्लान फॉर. आप कुछ प्रमोशनल एक्शंस लेते हैं जिसके अंदर प्रमोशनल प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स करते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह की कुछ चीजें ऑफर करके आप अपनी डिमांड को इंक्रीज करते हैं जितनी आप लोगों ने प्लान की हो उससे ज्यादा. कंपटीशन मे अटैक इन सर्टेन मार्केट्स. कंपटीशन
सर्टन मार्केट्स में आप पे अटैक भी कर सकता है, और इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट एरियाज लीडिंग टू एन अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप इन डिमांड, जिससे एक अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप इन डिमांड आ सकता है कंपटीशन की वजह से. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स मे बी मोर यूजफुल देन एक्सपेक्टेड और मे कैनिबलाइज द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स. ये जो इंट्रोडक्शन है न्यू प्रोडक्ट्स का, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है देन एक्सपेक्टेड और may cannibalize the demand for the other products. The phase out of products may result in a demand drop of other products. ये जो phase out of products होता है, ये demand drop of दूसरी products भी कर सकता है, as customers were used to buy both products together, क्योंकि customers दोनों products को इकट्ठा खरीदते थे. Fluctuations of demand directly impact revenue. Demand की fluctuations directly revenue पे impact करती हैं. In addition, they may have side effects on expenses and assets. इसके अलावा इनके side effects भी हो सकते हैं expenses और assets के ऊपर. For example, introducing a product in a new regional market costs money due to marketing activities. मिसाल के तौर पर अगर एक product हम introduce करते हैं नई regional market के अंदर, तो ये कॉस्ट करती है मनी को ड्यू टू मार्केटिंग एक्टिविटीज. इफ द रिजल्टिंग डिमांड इज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, अगर रिजल्टिंग डिमांड प्रॉपरली प्लान नहीं है, और इफ इट इज नॉट प्रॉपरली सप्लाइड, और अगर ये प्रॉपरली सप्लाइड भी नहीं है, एज अदर प्रोडक्ट मार्केट कॉम्बिनेशंस आर मोर प्रॉफिटेबल और आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर अदर रीजंस, द एडिशनल डिमांड विल नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडिशनल रेवेन्यू. अगर रिजल्टिंग डिमांड प्रॉपरली प्लान नहीं है और इट इज नॉट प्रॉपरली सप्लाइड भी नहीं है, तो कोई प्रोडक्ट या मार्केट कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा और प्रायोरिटाइज नहीं होगा किसी रीज़न से, तो एडिशनल डिमांड विल नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडिशनल रेवेन्यू. तो एडिशनल डिमांड जो है वो एडिशनल रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होगी. बट द एडिशनल एक्सपेंसेस हैव बीन स्पेंट, लेकिन आप एडिशनल एक्सपेंसेस स्पेंड कर चुके होंगे. Excess expenses or costs. Expenses are partially controlled internally and partially externally. Expenses कुछ हिस्सा इनका internally control होता है और कुछ externally. In every industry, there is a cost segment that is determined by the type of production. हर इंडस्ट्री में एक cost segment होता है जिसको determine किया जाता है by the type of प्रोडक्शन, कि आप किस किस्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके मुताबिक आपका कॉस्ट सेगमेंट कंट्रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स आर असेंबल्ड इन अ सिमिलर वे ऑल ओवर द वर्ल्ड. मिसाल के तौर पर कंप्यूटर्स असेंबल होते हैं पूरी दुनिया में एक ही तरीके से. गेट ऑल कंपोनेंट्स यू नीड एंड असेंबल देम इनटू द हाउसिंग. तमाम कंपोनेंट्स लेते हैं जिनकी आपको जरूरत है और असेंबल करते हैं घर में. टेस्ट द डिवाइस को टेस्ट करते हैं. पैक इट एंड शिप इट, इसको पैक करते हैं और शिप कर देते हैं. दिस इज द कॉमन फिनोमेना. द कॉस्ट इंप्लाइड बाय दिस प्रोसेस आर कंपेरेबल अक्रॉस द कंप्यूटर इंडस्ट्री. इस पे जो कॉस्ट एम्प्लॉय होती है वो कंपेरेबल है इस पूरी इंडस्ट्री के दरमियान. एंड मोर इंपॉर्टेंट, देयर इज ओनली अ मार्जिनल इंपैक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑन द इंटरनल प्रोडक्शन कॉस्ट. और इसके अलावा एक जरा सी मार्जिनल इंपैक्ट आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्निक्स का इंटरनल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर. However, there is a big impact of supply chain management on the expenses. However, एक बड़ा impact है supply chain management का expenses के ऊपर, determined by external factors. वो expenses जो external factors से determine होते हैं, and corresponding actions being, for example, और जो corresponding actions हैं, for example, number 1, payment of premium air freight fare to get material because of late or short supply by the standard suppliers. Payment of premium air freight fare. Air freight fare की premium payment material लेने के लिए ताकि late और short supply ना हो standard suppliers को. Payment of extra production wages for subcontract or manufacturing in order to account for peak load situations
due to additional demand or delayed production. Payment of extra production wages subcontractor manufacturers को, ताकि peak load situations में additional demand और delayed production ना हो. Rescheduling of the production plan, including the need to pay overtime rates for the workers because of short-term additional demand or delayed supplies of material. Production plans को reschedule करना, जिसमें need to pay overtime rates, जिसमें आप overtime rates pay करते हैं workers को, ताकि short-term additional demand या delayed supplies of material ना हो. Buying critical components on the spot market, spot market पर critical components को खरीदना, for example processors, memory, for a higher price compared to the preferred supplier, higher price पर as compared to the preferred supplier. Excess assets. The total value of assets in a supply chain can be split into base assets that are required for the production operations and excess assets that are being used to shield the supply chain from external variability. Total value of asset जो है supply chain में, इसको split किया जा सकता है base assets में, जो कि required होते हैं production operations के लिए, और excess assets में, जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं as a shield the supply chain from external variability. For example, excess inventories may exist for raw material. Excess inventories मौजूद होंगी as a raw material, work in progress and finished goods as a work in process या finished goods भी, ताकि external variability से बचाया जा सके. Excess inventories are used to buffer production from the demand variability of the market. Excess inventories इस्तेमाल की जाती हैं buffer production के लिए from the demand variability of the market and may lead to increased material cost, और इससे material cost increase भी हो सकती है due to number one price reductions. हो सकता है आपने जो इन्वेंट्री ली वो महंगी प्राइस पे ली और बाद में प्राइसेस डिक्रीज कर जाएं. फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रिड्यूसेस बाय 2% पर वीक इन द एवरेज, अगर वो रिड्यूस हो जाए. obsolescence, that is components that cannot be sold on the market any longer because a better successor has been introduced to the market for the same price. components शायद आप उनको मार्केट में ना बेच सके मार्केट में, चूंकि ज़्यादा अरसा तक, चूंकि एक अच्छा सक्सेसर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कि सेम प्राइस पर मार्केट में अच्छी चीज दे देता है. स्टॉक कीपिंग कॉस्ट्स, स्टॉक को रखने की कॉस्ट बढ़ जाती है. इंटरनल कैपिटल कॉस्ट, पैसा इन्वेस्टेड है आपका उसकी कॉस्ट. मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को हैंडल करने की कॉस्ट. बाय बेटर कंट्रोलिंग द वोलेटिलिटी इन द सप्लाई चेन, excess inventory may be reduced and business performance will increase. वोलेटिलिटी इन सप्लाई चेन को बेटर कंट्रोल करने से एक्सेस इन्वेंट्री रिड्यूस हो सकती है और बिजनेस परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है. However, please note that some safety stocks will in most cases be required due to uncertainties that are inherent to the supply chain and may not be controlled. However, ये भी नोट करें कि कुछ सेफ्टी स्टॉक्स जो हैं वो मोस्ट केसेस में रिक्वायर्ड होंगे अनसर्टेनिटीज की वजह से, जो कि इनहेरेंट है सप्लाई चेन के अंदर और मे नॉट बी कंट्रोल्ड, और शायद उनको कंट्रोल ना किया जा सके. फर्दर, द रिडक्शन ऑफ एक्सेस इन्वेंट्रीज मे लीड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैपेसिटी शॉर्टेजेस. इसके अलावा ये जो रिडक्शन इन एक्सेस इन्वेंट्रीज है ये इंक्रीज्ड रिस्क की तरफ लेके जा सकती है ऑफ कैपेसिटी शॉर्टेजेस. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस और नतीजतन टू एक्सेस एक्सपेंसेस as described in the previous section, या expenses increase कर सकते हैं जैसे पिछले सेक्शन में बयान किया गया. Excess capacity is built up in order to have sufficient capacity to cover peak load situations. Excess capacity बनाई जाती है ताकि peak load situations में इस capacity को sufficient और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके. Due to the interdependencies in a production system, प्रोडक्शन सिस्टम में इंटरडिपेंडेंसीज की वजह से a resource can start a production operation only if all preceding operations have been completed. एक रिसोर्स प्रोडक्शन ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है सिर्फ अगर तमाम प्रीसीडिंग ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं.
एंड ऑल रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, और तमाम रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल भी है. द लोड वेरिएबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ऑपरेशंस. लोड वेरिएबिलिटी ऑफ रिसोर्स जो है ये इंक्रीज होता है नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ऑपरेशंस की वजह से. दस लोड वेरिएबिलिटी इज हायर द मोर डाउनस्ट्रीम द रिसोर्स इज लोकेटेड. लोड वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है जितना डाउनस्ट्रीम रिसोर्स लोकेटेड होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस रिसोर्सेज आर ऑफन बिल्ट अप एट द एंड. और उसकी वजह से एक्सेस रिसोर्सेज हमेशा आखिर में बिल्डअप होते हैं डाउनस्ट्रीम ऑफ द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन की डाउनस्ट्रीम में. दिस इज टिपिकली द टेस्ट एरिया और द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ये खसूसी तौर पर टेस्ट एरिया है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. Project roadmap. In the preceding section, we have shown that external factors and external variability influence the financial performance of a supply chain. पिछले सेक्शन में हमने देखा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी सप्लाई चेन की. स्पेशली डिमांड फ्लक्चुएशंस, एक्सेस एक्सपेंसेस एंड एक्सेस एसेट्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न ऑन एसेट. खास तौर पे डिमांड फ्लक्चुएशंस, एक्सेस एक्सपेंसेस मतलब खर्चों का ज्यादा होना, और एक्सेस एसेट्स का ज्यादा होना नेगेटिव इंपैक्ट रखता है रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर. सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स सपोर्टेड बाय एपीएस फंक्शनैलिटी enable a supply chain to quickly react to external changes and by that help to improve the return on asset. सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट सपोर्ट करते हैं एपीएस फंक्शनैलिटी को और एनेबल करते हैं सप्लाई चेन को कि क्विकली रिएक्ट करे इन एक्सटर्नल चेंजेस की तरफ और बाय दैट हेल्प करे टू इंप्रूव रिटर्न ऑन एसेट्स. हाउएवर, हैविंग आइडेंटिफाइड इंप्रूवमेंट पोटेंशियल्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, हाउएवर ये पोटेंशियल रिलेटेड रेवेन्यू जो है ये आइडेंटिफाई करने के बाद expenses or assets does not necessarily tell how to realize these potentials. Revenue, expenses और assets ये नहीं बताते कि कैसे potentials को realize किया जाए. Which levers exist to create additional demand and transform this into additional revenue. कौन से levers हैं जो exist करते हैं additional demand को create करने में और transform करने में into additional revenue. What is the root cause of excess expenses? Excess expenses का root cause क्या है और assets? Which supply chain management concepts can help? कौन से supply chain management concepts जो हैं वो help कर सकते हैं? What module of an APS do I need? मुझे कौन सा module चाहिए APS का जिसकी मुझे ज़रूरत है? In case there are multiple things I can do to improve the return on asset, how shall I prioritize? अगर मल्टीपल चीजें अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं आरओए को इंप्रूव कर सकता हूं, किस चीज को प्रायोरिटाइज करूं या सबसे पहले किस पे फोकस करूं. एनेबलर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वैल्यू नेटवर्क. इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट रोड मैप, द टारगेटेड फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स हैव टू बी रिलेटेड टू कंक्रीट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज. इन सवालों का जवाब देने के लिए और एक प्रोजेक्ट रोड मैप को क्रिएट करने के लिए टारगेटेड फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स को कंक्रीट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के साथ रिलेट करना पड़ेगा. द ब्रिज बिटवीन दीज फाइनेंशियल क्राइटेरिया एंड द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इज फाउंड बाय लॉजिस्टिकल केपीआईज. ये जो ब्रिज है इन फाइनेंशियल क्राइटेरिया और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के दरमियान ये बनाया जाएगा थ्रू लॉजिस्टिकल केपीआईज. The following steps describe the way to define a supply chain management project roadmap by a value-driven approach. ये steps लिए जा सकते हैं supply chain management project roadmap को define करने के लिए by a value-driven approach. Number 1, identify improvement potentials based on financial performance indicators. Identify किए जाएं improvement potentials based on financial performance indicators, that is, conduct a supply chain potential analysis as described in section 15.2. एक supply chain potential analysis conduct किया जाए जैसे इस section में बताया गया.
Transform the targeted improvements of the financial indicators into targeted improvements of logistical KPIs. Transform the targeted improvements of financial indicators. Transform किया जाए targeted improvements को financial indicators में into targeted improvements of logistical KPIs. And map the targeted improvements of the KPIs to SCM, concepts and or APS modules enabling the improvement. As there are many supply chain management concepts and a broad range of APS functionalities as described in detail in parts 1 and 2 of this book, it is very important to start the definition of APS implementation project from the value perspective. जैसे कि supply chain management concepts और broad range of APS functionalities को हमने describe किया part 1 और part 2 of this book, ये बहुत important है कि हम start करें इसकी definition of APS implementation project को value perspective में as indicated by steps 1 to 3 listed above, जैसे ऊपर 1 2 3 steps के अंदर बताया गया है. Starting the definition of an supply chain management project from the functional perspective bears the risk that the system gets over-engineered. That is, the system would contain many functions that do not necessarily help to improve the business performance. For example, in the computer industry, order promising and production planning is normally constrained by the material supply and not by capacity. For example, computer industry के अंदर order promising और production planning जो है ये normally constrained होती है material supply से and not by capacity से नहीं. Thus, exploiting the finite capacity planning abilities of APS, thus इसको finite capacity planning abilities को exploit करते हुए APS में in order to improve the production scheduling process, इस production scheduling process को improve करते हुए would not lead to a big business improvement. एक बहुत बड़े को business improvement की तरफ नहीं लेकर जाएगी. Following are 3 steps listed above. One could define the project scope as follows. ये 3 steps हैं, इनमें से one could define the project scope as follows. The main target of the project is to generate additional sales and to increase revenue. Project का main target sale को increase करना होता है और revenue को increase करना. Additional sales can be generated by improving the on-time delivery. Additional sales को generate किया जा सकता है on-time delivery से. This value proposition can be backed by industry benchmarks and interviews with the customers. Refer to chapter 2 for additional details. On-time delivery can be improved by an APS by. सबसे पहले अपने टारगेट प्रोजेक्ट को एडिशनल सेल और इंक्रीज रेवेन्यू के साथ हम लोग बेहतर बना सकते हैं. एडिशनल सेल जनरेट की जा सकती है ऑन टाइम डिलीवरी से. ऑन टाइम डिलीवरी जो है ये इंप्रूव की जा सकती है एपीएस से. और कैसे? बाय सिंक्रोनाइजेशन ऑफ परचेजिंग डिसीजन एंड ऑर्डर प्रॉमिसिंग बेस्ड ऑन फोरकास्ट एटीपी. इनके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन की जाए. क्रिएशन ऑफ फिजिबल मास्टर प्लान्स कंसिडरिंग ऑल कंस्ट्रेंट्स. फिजिबल मास्टर प्लान्स बनाए जाएं तमाम कंस्ट्रेंट्स को जहन में रखते हुए. Simulation of receipts according to different scenarios, rescheduling of orders in order to improve the short-term production plan. Simulation of receipts, different scenarios के मुताबिक, rescheduling of orders in order to improve the short-term production plan. Thus, the focus of the project should be laid on forecasting, master planning and order promising. इसलिए फोकस ऑफ प्रोजेक्ट जो होना चाहिए वो फोरकास्टिंग, मास्टर प्लानिंग और ऑर्डर प्रॉमिसिंग पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ production scheduling. In general, the relationships between financial performance indicators, logistical key performance indicators, and APS enablers form a complex network. In general, ये relationships जो कि financial performance indicators, logistical key performance indicators और APS enablers के दरमियान एक complex network बनाते हैं. The structure of the network strongly depends on the particular situation of the supply chain. ये जो structure of network है ये strongly depend करता है particular situation के ऊपर of the supply chain, its improvement potentials and the initial scope of the supply chain management project. Figure 15.8 shows an enabler KPI value network based on the example given above.
connecting APS enablers with logistical KPIs and their relation to the financial performance criteria. The arrows in the boxes indicate whether the value of the KPI or financial performance indicator will be increased, arrow upward, or decreased, arrow downwards. A detailed description of logistical KPIs can be found in Chapter 2, Setting up One or in Complex Situations, Multiple Enabler KPI Value Networks defines the framework for improvements, linking supply chain management and APS enablers with financial performance indicators by logistical KPIs. Each path through that network represents a logical relationship of an enabler, a KPI and a financial performance indicator. हर पाथ थ्रू द नेटवर्क रिप्रेजेंट्स एक लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है एक एनेबलर, केपीआई और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के दरमियान. Usually the enabler has a positive impact on the logistical KPI. For example, reduction of order lead time or increase of inventory turns. In some cases, an enabler may also have a negative impact on a KPI. For example, the creation of an optimized master plan may result in higher inventory, reducing the KPI inventory turns if additional inventory is needed to buffer the supply chain against large demand peaks and to achieve a high service level. Negative implication of an enabler to a KPI is indicated by a dashed line. Note that a negative implication of an enabler should be compensated by a greater positive implication on some value component via other paths in the network in order to assess this enabler as beneficial. तो यहाँ से देखिए द नेटवर्क इज गिवन एनेबलर केपीआई वैल्यू नेटवर्क जिसमें वैल्यू आरओए इज लिंक्ड विद लॉजिस्टिक्स केपीआईज. ये लिंक्ड हैं एपीएस एनेबलर्स के साथ. ये तीन फंक्शंस आपस में रिलेशनशिप रखते हैं. रेवेन्यू इंक्रीज करता है टाइम ऑन डिलीवरी इंक्रीज करने से, और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ परचेजिंग डिसीजंस एंड ऑर्डर प्रॉमिसिंग बेस्ड ऑन फोरकास्ट एटीपी, सिमुलेशन ऑफ रिसीट्स, क्रिएशन ऑफ फिजिबल मास्टर प्लान, कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग से डिलीवरी ऑन टाइम इंक्रीज करती है, रेवेन्यू भी बढ़ता है. ऑर्डर लीड टाइम डिक्रीज करता है, रेवेन्यू बढ़ता है. इन्वेंट्री टर्न्स इंक्रीज करता है, एक्सपेंसेस डिक्रीज करते हैं, एसेट्स भी डिक्रीज करते हैं. फोरकास्ट एक्यूरेसी इंक्रीज करती है, और इसके साथ आपका ऑर्डर लीड टाइम और इन्वेंट्री टर्न्स जो है वो डिक्रीज करते हैं. इन अदर वर्ड्स एक कंप्लीट जो है वो पिक्चर वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम कि हम कौन सी चीज़ों पे कौन से इम्पैक्ट्स लेकर आएँ, कौन से हम लोग काम करें कि हम लोग अपने रेवेन्यू या रिटर्न ऑन एसेट को एनहांस कर सकते हैं. KPI driven improvement processes. Having identified a collection of logistical KPIs that shall be improved, the next step is to further detail the improvement. This is done by setting up a KPI profile for each of the KPIs. A KPI profile consists of the following constituents. Number one, the first step is to determine the current as-is value of the KPI. This fixes the starting point of the targeted improvement activities and is the base for measuring the success of the project. Then the targeted to be value of the KPI has to be set. This gives us the goal we want to reach by the project. Number three, in the next step, the time horizon to reach the to be KPI value is estimated. This can only be a rough estimate as a detailed project plan has not yet been created. From the targeted improvements, the enablers of APS that can help to reach the targets have to be determined, as well as additional influencing factors like process restructuring, reshaping the organizational structures, analyzing high-level data requirements, etc. Especially, process changes are required in most cases to realize the full benefit as expressed by the to be KPI value. Based on the as-is value, the to be value, the estimated time horizon, and the considered APS enablers, actual project activities are set up and implemented. It is important to note that each of these sub-projects have to generate business value in a given time period by applying predefined APS enablers.
Number 6, in order to enter a continuous improvement process, one can go back to step 1 and start the cycle again from a higher performance level. Note that at this point in time, we are still in the definition phase of the project. The KPI profiles help brokerage down the complete project scope into a sequence of sub-projects, each having a clear objective and a well-defined scope. By that, we make sure that the definition of the sub-projects is value-driven and not driven by the nice functional features of an APS helping to prevent the system to get over-engineered. The result of the project roadmap definition phase is a high-level project plan. Considering of the identified sub-projects including preliminary milestones and a first estimate of project schedule, resources and implementation costs. The targeted financial benefits and the implementation costs can be structured along the milestones and the project schedule, resulting into a cash flow series and an initial return on investment calculation and business case for the project. From the APS enablers that are used in the KPI profiles, a requirements list for selection of an APS can be derived. In the next chapter, we focus on the selection process of advanced planning systems, with the requirements list being one major input to the APS selection. However, despite the fact that APS are providing advanced planning capabilities that may help to improve business, it is important to realize that additional measures have to be taken to achieve the full business objectives as documented by the KPI profiles. Especially process changes and the provision of additional data for the APS are required in most cases and should be roughly planned already at this stage. So आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं. Before finishing the chapter, let's have or the lecture, let's have a summary. आज हमने क्या किया? In the business environment at the beginning of the third millennium, the performance of a business relative to the invested capital is in the focus of managers and shareholders. The term shareholder value is ubiquitous. The return on capital employed is a measure of the returns that a company is realizing from its capital. Expenses are partially controlled internally and partially externally. In every industry, there is a cost segment that is determined by the type of production. Supply chain management concepts supported by APS functionality enable a supply chain to quickly react to external changes and by that help to improve the return on asset. However, having identified improvement potentials related to revenue, expenses or assets does not necessarily tell how to realize these potentials, which levers exist to create additional demand and transform this into additional revenue. What is the root cause of excess expenses or assets, which SCM concepts can help? What module of an APS do I need in case there are multiple things I can do to improve the ROA? How shall I prioritize? तो इन तमाम सवालों के जवाब हमने आज की क्लास में देने की कोशिश की. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.